अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 14th ऑफ मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में। जो भी डिटेल यहां पर मैं आपको बताऊं नोट कर लीजिएगा, रिलीवेंट डिटेल है। एग्जाम में आपको आने वाले समय में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मॉर्निंग में 6 AM पर रोज आपको डेली करंट अफेयर यहां पर अवेलेबल होता है। रोज देखिए, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर यहां पर लाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसीलिए रोज देखा करिए। ओके, आइए 14 मार्च के करंट अफेयर में जाने से पहले हमारा रोज का नियम जैसा कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। वीडियो में आप एंड तक अगर देखेंगे तो बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उनका आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। ध्यान से उन्हें नोट कर लीजिएगा। अभी यहां पर देखिए, रामसर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे एग्जाम्स के, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, अंतर सिंह आर्य किस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कल के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है। नेक्स्ट मंथ आई थिंक चुनाव आने वाले हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन सी लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में। तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं 14th ऑफ मार्च के पहले करंट अफेयर पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास में भी इसका नाम दर्ज है। देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का इनॉग्रेशन किया। देखिए, कोचरब आश्रम की बात करें तो यह गुजरात के साबरमती में स्थित है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उन्होंने सबसे पहली बार जिस आश्रम की स्थापना की थी, जहां पर वो रहे थे, वो कोचरब आश्रम। अब आपके दिमाग में आएगा फिर से इनॉग्रेशन कैसे। तो काफी जर्जर हो चुका था, पुराना हो चुका था, तो एक बार फिर से रिनोवेशन के लिए इसका रिनोवेशन किया गया और अब इसका एक बार फिर से इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा कोचरब आश्रम में। कहां पर है? साबरमती, गुजरात। तो आंसर मिल गया हमें, आंसर सी। इसके अलावा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यहीं पर गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी फाउंडेशन किया। इसकी बात करें तो ये 1200 करोड़ की योजना है। ठीक है, इसके तहत साबरमती आश्रम, जिसका आपने नाम सुना है, महात्मा गांधी का आश्रम है साबरमती नदी के किनारे। वो आश्रम का जो 5 एकड़ का एरिया है, उसको बढ़ाकर 55 एकड़ का एरिया बनाया जाएगा। पहले बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो वो छोटा हो गया है। लेकिन अब फिर से उसके एरिया को बढ़ाया जाएगा। 5 एकड़ से साबरमती आश्रम के एरिया को 55 एकड़ तक एक्सपेंड किया जाएगा। तो यही गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान है, जिसका फाउंडेशन किया है अभी नरेंद्र मोदी ने, इसका शुभारंभ किया है। अब इस पर काम शुरू होगा और आगे चलकर इसको पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। क्लियर? यहां पर हमारा क्वेश्चन कोचरब आश्रम से कहां पर स्थित है, तो साबरमती में स्थित है। और इनॉग्रेशन किसने किया, तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, है ना। चल, सेकंड क्वेश्चन, होम मिनिस्ट्री ने किस दिन को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। देखिए, इतिहास को अगर हम टटोलने जाते हैं ना, तो 1948 के अगर हम टाइम पीरियड में जाते हैं तो हमें पता चलता है उस वक्त भारत में देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो कि भारत संघ में विलय से इनकार कर देती है। जूनागढ़ गुजरात का और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हैदराबाद। तो हैदराबाद का निजाम भारत संघ में विलय से जब इनकार करता है, तो भारत में एक ऑपरेशन चलाया जाता है हैदराबाद को भारत संघ में विलय के लिए। उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ओके, और फौज भेज दी जाती है, आर्मी भेज दी जाती है हैदराबाद में, और पूरा हैदराबाद का कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट या सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने अंडर में ले लेते हैं। ये जो ऑपरेशन है ये खत्म होता है 17 सितंबर 1948 में। इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में 17 सितंबर को डिक्लेयर किया है। इजी, समझ में आ गया। ऑपरेशन पोलो के बारे में हर एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखा है, मतलब अधिकतर एग्जाम में हमको ऑपरेशन पोलो से क्वेश्चन आता है जब भी इतिहास की बात होती है।
तो इसे याद रखिएगा, किसको विलय के लिए चलाया गया था? हैदराबाद। इस वक्त हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान था। ठीक है, ऑपरेशन शुरू हुआ था 13 सितंबर को और मात्र 3-4 दिन में 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया। इसीलिए हैदराबाद स्वाधीनता दिवस होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है 17 सितंबर। ठीक है, चल थर्ड क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, इनका संबंध बिहार की किस कला से था? तो कपिल देव प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में देखिए 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद इनका हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध बिहार में बावन बूटी, जो कि एक बुनकर कला है, इससे है। बावन बूटी का एक पारंपरिक काम ये करते आ रहे थे, इनके वंशज भी करते आ रहे थे। तो एक बुनकर कला को जीवित रखने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। इसीलिए कपिल देव प्रसाद को 2023 में कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। लास्ट ईयर ही दिया गया था 2023। ठीक है, तो बावन बूटी, जिसे बावन टाकों की कला भी कहा जाता है, एक बुनकर कला। क्या होता है कि साड़ी पर जो बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए चिन्ह हैं उनको बारीक महीन धागों से उकेरा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोधि वृक्ष, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, शंख एक पूजनीय चीज है उनके, इसमें कमल का फूल पूजनीय है ना। तो ऐसी जो बौद्ध धर्म की चीजें हैं, चिन्ह हैं, उनको उकेरा जाता है साड़ी पर। यही है बावन बूटी बुनकर कला। इससे संबंधित थे कपिल देव प्रसाद। 2023 में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। ओके, कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2023 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। क्लियर? बावन बूटी साड़ी कला है, साड़ी से संबंधित कला है। ये जो साड़ी है रेशम और कपास का इस्तेमाल करके बनाई जाती है ना। बिहार के नालंदा में एक स्थानीय लेवल पर काफी बड़ा कारोबार होता है इस साड़ी का और पूरे देश में प्रचलित भी है। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन किन पर था? हमारा क्वेश्चन था कपिल देव प्रसाद पर, जिनका हाल ही में निधन हुआ। बिहार से बिलोंग करते हैं और किस कला से संबंधित है? तो यह संबंधित है बावन बूटी कला से। ठीक है, चलिए, इसके बाद निम्न में से किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया? पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, एक पोर्टल है। उद्देश्य की बात करें तो भारत में जितने भी वंचित वर्ग हैं, अब वंचित वर्ग में भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए, जिनमें स्टार्टअप की एक इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, काफी सारे लोगों में होते हैं। तो उन वंचित वर्गों के 1 लाख जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता या फिर ऋण प्रदान किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के तहत। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ओके, उद्देश्य आपको पता चल गया। देखिए, फुल फॉर्म भी दिया यहां पर, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। शॉर्ट में देखें तो पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से देश भर में जितने भी वंचित वर्ग के 1 लाख एंटरप्रेन्योर हैं जो कि पात्र हैं, उन्हें किसी भी बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से या फिर सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से या अन्य संगठनों से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। यही पीएम सूरज पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे, किस राज्य में देश के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया? देखिए, यहां पर पहले फ्यूचर लैब सेंटर की बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो नेक्स्ट जनरेशन की चिप का निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ाना और इसके अलावा इस क्षेत्र में जो नए नए रिसर्च है, जो अनुसंधान है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना फ्यूचर लैब सेंटर का मुख्य उद्देश्य। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया केरल राज्य, केरल के तिरुवनंतपुरम में। यहां पर आप देखेंगे सीडेक, ठीक है, केरल स्थित सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का इनॉग्रेशन किया केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने।
ओके, उद्देश्य पता चल गया, लेब क्या है ये आपको याद रखना चाहिए। केरल से कुछ सेशंस पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था, एक रोबोट टीचर के बारे में बताया था, भारत की पहली रोबोट टीचर, नाम क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, हमने पढ़ा था। ठीक है, हम यहां पर इस सेंटर की बात करते हैं, फ्यूचर लैब सेंटर की बात करते हैं। तो इस सेंटर को सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पुकारा जाएगा। यह भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर है। चिप का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रिसर्च करना और इसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना, इस सेंटर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कहां पर स्थापित किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम। ओके, एक क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई याउंडे घोषणा किस बीमारी से संबंधित है? याउंडे घोषणा पत्र, ठीक है ना, यह अपनाया गया है 11 अफ्रीकी देशों के द्वारा मलेरिया डिसीज से निपटने के लिए। आंसर ए। बात करेंगे डिटेल में कि क्या है। मलेरिया की बात करते हैं। मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाली डिसीज है, बीमारी है, जानलेवा बीमारी मलेरिया। अब पूरे वर्ल्ड में मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित जो महाद्वीप है वो अफ्रीकी महाद्वीप। देखिए क्या होता है कि मलेरिया डिसीज का जो मच्छर है वो कहां पनपता है? गंदगी में, थोड़ा सा जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर नॉर्मली क्लीन नहीं रहता, ऐसे क्षेत्रों में मच्छर डेवलप होते हैं। ये तो हमने भी देखा है पनपते। तो अफ्रीका पूरे 7 महाद्वीप में सबसे कम डेवलप क्षेत्र है। अंटार्कटिका तो ठंडा है तो उसकी बात नहीं कर सकते, पर अफ्रीका बाकी 6 महाद्वीप में सबसे पिछड़ा हुआ है। गंदगी और ऐसी चीजें यहां पर नॉर्मल है, हर देश में, गरीब देश है सारे। तो यहां पर कैमरून की राजधानी याउंडे, यहां पर 11 अफ्रीकी देश के हेल्थ मिनिस्टर एक साथ आते हैं और एक घोषणा पत्र पर समझौता करते हैं। इसे ही कहा जाता है याउंडे घोषणा पत्र, ताकि मलेरिया डिसीज से इन 11 देशों के स्वास्थ्य मंत्री निपट सके मिलके, मतलब गवर्नमेंट निपट सके और एक दूसरे का सहयोग कर सके। जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी सहायता चाहिए, तो ये 11 देश जो ट्रीटी साइन करते हैं, घोषणा पत्र साइन करते हैं, वही याउंडे घोषणा पत्र है। ये कैमरून की राजधानी याउंडे में साइन किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा याउंडे घोषणा पत्र। 11 अफ्रीकी देश कौन कौन से? यहां पर मैंने आपको मेंशन किए, सारे अफ्रीका के देश है। बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। पूरे वर्ल्ड में जो मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं उनमें से 94% मामले अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं, और उनमें से भी पूरे वर्ल्ड में 94% मामले मलेरिया के कहां से आते हैं? अफ्रीका में। और अफ्रीका में जितनी भी डेथ होती है उनमें 95% मौतें मलेरिया डिसीज के कारण होती है। तो आप समझ रहे हैं, डिसीज से जितनी भी मौतें होती है उनमें से 95% के लिए एक ही बीमारी जिम्मेदार है, मलेरिया। समझ रहे हैं आप कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है इनके साथ। याउंडे सम्मेलन में शामिल 11 अफ्रीकी देशों में ही 70% मलेरिया के केसेस मिलते हैं। मतलब 30% वर्ल्ड के अलग कर लो। देखो 94% में से 6% तो अलग महाद्वीप से हो गए, 94% अफ्रीका से हो गए। अब इनमें से भी जो अफ्रीका में 100% है, उनमें से भी 70% इन 11 देशों में मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने याउंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं मिलके, ताकि मलेरिया डिसीज से निपटा जा सके। क्लियर? आगे आइए, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो पुरस्कार है इसकी बात करें ना, तो ये मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार ये हाल ही में दिया गया है भारत के श्रीनिवासन स्वामी को। भारत से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, श्रीनिवासन स्वामी। देखिए श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इसे ही कहा जाता है IAA, ठीक है ना, इस संस्था का IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया। और श्रीनिवासन स्वामी इस अवार्ड को पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति है। भारत में ये RK स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन और CEO के पद पर है।
ठीक है, अवार्ड किसे मिला ये याद रखिए, श्रीनिवासन स्वामी। ठीक है ना। अवार्ड मार्केटिंग, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट या मीडिया उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। देता कौन है, तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत से पहले व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार दिया गया 2024 में श्रीनिवासन स्वामी रहे। ठीक है। चल, भारतीय नौसेना ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया। इस अभ्यास या मिलिट्री या नेवी एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया गया, तो नाम क्या है, देखिए कटलेस एक्सप्रेस 2024। ये बहुराष्ट्रीय नेवल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया गया है हाल ही में सेशल्स में, जिसमें भारतीय नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि कटलेस एक्सरसाइज या एक्सप्रेस नेवल एक्सरसाइज 2024 में कहां आयोजित की गई, तो कहां पर, सेशल्स, है ना। डिटेल देखेंगे। देखिए 16 देश शामिल हुए क्योंकि एक से ज्यादा देश इसमें शामिल होते हैं, बहुराष्ट्रीय नेवल एक्सरसाइज से। कहां पर, सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजन किया गया। भारतीय सेना नौसेना का प्रतिनिधित्व INS तीर के द्वारा किया गया, जहाज। ठीक है ना। वार्षिक नौसेना अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय मतलब एक से ज्यादा देशों का। 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका का पूर्व और पश्चिमी हिंद महासागर में सदस्य देशों के मध्य में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, आपसी शांति स्थापित करना इस नेवल एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य। यहां पर आपको अभी तक कंफ्यूजन सेशल्स पे किए का है, तो देखिए सेशल्स एक देश है फ्रेंड्स जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। आप यहां पर देखेंगे तो ये अफ्रीका के पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप का देश है, लेकिन एक द्वीपीय देश है, मतलब 115 द्वीपों का एक समूह देश है सेशल्स। कैपिटल इसकी विक्टोरिया, यहां पर आपको कैपिटल पता चलेगी, कैपिटल है विक्टोरिया। ठीक है ना। अगर यहां के प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, तो आप बताएंगे कमेंट में कि मैं बता दूं। चलिए मैं बता देता हूं। वेवेल राम कलावन सेशल्स के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। कौन, वेवेल राम कलावन। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति वर्तमान में वेवेल राम कलावन सेशल्स देश के प्रेसिडेंट के पद पर है। ठीक है। जहां पर आयोजित की गई अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 नेवल एक्सरसाइज, जिसमें भारत की ओर से INS तीर ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, आगे आएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया। कीर्ति का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए पहले पूर्ण रूप देखेंगे। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये पूर्ण रूप है कीर्ति का। आंसर हो जाएगा आंसर बी। उद्देश्य की बात करें तो भारत में टैलेंट की पहचान करना, एथलीटों की पहचान करना, किसमें, खेलों के क्षेत्र में। 9 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनमें एथलीटों की पहचान करना इस प्लेटफॉर्म को या इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य, इस कार्यक्रम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कीर्ति। ठीक है ना, एक प्रोग्राम है जो कि खेल मंत्रालय ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 9 से 18 वर्ष तक के जो युवा हैं वो माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, टेस्ट दें, और उसके बाद अगर वो अच्छे एथलीट हैं तो फिर गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, आर्थिक सहायता भी कर सकती है और पुश करेगी खेलों की तरफ, ताकि भारत में खेलों को युवाओं में बढ़ावा दिया जा सके। तो यह है कीर्ति, जिसे खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया। डन। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा नाम है, देखते हैं। चर्चित रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो देखिए इस स्कीम की बात करें तो आपको ड्रग से समझ में आएगा, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से रिलेटेड ये योजना या स्कीम है, जिसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया। ठीक है। उद्देश्य देखते हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने इस स्कीम को लॉन्च किया। नाम रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, ठीक है ना। शॉर्ट में इसका नाम नहीं लिया जाएगा तो छोड़ दो, ये शॉर्ट में इसके वर्ड ही हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो भारत के फार्मा उद्योग को बढ़ावा देना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य। योजना के तहत फार्मा सेक्टर, है ना, मेडिकल सेक्टर के उद्योग लगाने के लिए और उनकी सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितनी, तो देखिए अलग अलग स्टेजेस से। ऐसे फार्मा उद्योग जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए सालाना है, तो उनके लिए जो सब्सिडी दी जाएगी निवेश का 20% होगी प्रोत्साहन राशि। जो 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले जो फार्मा उद्योग है, उनके लिए उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% तक सब्सिडी दी जाएगी। और 250 करोड़ से 500 करोड़ तक की टर्नओवर वाले जो फार्मा उद्योग है, उनके लिए निवेश का 10% तक सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली। ओके, योजना का नाम मैंने आपको बता दिया है किसकी योजना है, तो यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की योजना है। भारत में फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया। डन। तो यहां पर हमने 14 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। एक एक फैक्ट भी हमने डिस्कस किया। जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो अब टाइम होता है रिवीजन का, लास्ट डे के रिवीजन का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूं, हमारी करंट अफेयर की ईयरली ई बुक अब आपके लिए मार्च अपडेटेड अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है फ्रेंड्स, वहां पर जाकर आप इजीली बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी, और ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको एप्लीकेशन पर ई बुक अवेलेबल है। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिटेल ना पढ़ते हुए, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है या डेली करंट अफेयर रोज वॉच करते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर लगाना चाहते हैं। उनको चाहिए कि हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करंट अफेयर मिल जाए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो उनके लिए हमारे पास ईयरली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जिसने भी बुक परचेस की है उसके लिए यह टेस्ट सीरीज पूरी फ्री है। ओके, तो रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है, आप बुक भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन आगे आ जाइए, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट डे रिवीजन, देखते हैं। मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री कौन है? इंडिया। आंसर बी। सेकेंड, निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया? तो यह है रिकेन यामामोटो, जो कि एक जापानी आर्किटेक्ट है, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए जो 6 माइनॉरिटीज है उन्हें भारत में सिटीजनशिप देना, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन या किसे नियुक्त किया गया? तो अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई तो यह है अंतर सिंह आर्य। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है अमिताभ घोष। क्लियर? कौन है? अमिताभ घोष। हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए नायब सिंह सेन, ठीक है ना। इसके बाद 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह है अग्नि 5, ठीक है। चर्चित स्थान टोकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो टोकिन की खाड़ी स्थित है कहां पर? प्रशांत महासागर में। ताइवान और चीन का मैंने आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट बताया था वहां पर। फरवरी 2024 महीने के लिए मेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ या मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन घोषित किए गए आईसीसी के द्वारा? तो ये यशस्वी जायसवाल है, इंडियन प्लेयर। लास्ट, हाल ही में गोरसम कोरा फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया? इजी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। अब लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया था? काफी स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे 1955 आए,
लेकिन आप समझिए क्वेश्चन आपने सुना नहीं, पहली बार संशोधन पूछा गया, कब लागू किया गया ये नहीं पूछा। अगर पूछता नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया तो 1955, संशोधन पहली बार हुआ था 1986 में। डन। आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर सभी का बिल्कुल सही था, 1909। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो लास्ट सेशन में हमने मकवाना जी को पढ़ा था, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। ओके, तो यहां पर हमने 14 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही इजीली आपको पूरे करंट अफेयर यहां पर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।